Assalamualaikum students, Auzubillahi minash-shaytanir-rajim, Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. अच्छा जी, जून 2025 समर 2025 का एक और क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने मौजूद है जी। ग्लोबल ट्रेजर लिमिटेड, ठीक है जी। ये भी लास्ट अटेम्प्ट में सवाल आया था, काफी मुनासिब, वो काफी आसान सवाल है। 16 मार्क का सवाल है जिसमें आई गेस कोई थ्योरी नहीं है। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। एडवाइज द बोर्ड ऑफ ग्लोबल ट्रेजरर लिमिटेड ऑन द एक्सपेक्टेड नेट PKR receipts in 3 months time after using the recommended hedging techniques। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें किस चीज को बताना है? अल्टीमेट आंसर है एक्सपेक्टेड नेट PKR रिसीट। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड नेट PKR रिसीट इन 3 months टाइम यूजिंग द रिकमेंडेड हेजिंग टेक्निक। बस जो टेक्निक ऊपर नजर आएंगी उससे काम कर लीजिएगा, उसके अलावा कोई टेक्निक लगाने की जरूरत है नहीं है। नहीं है। वन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, जिसका पासिंग परसेंटेज काफी बेहतर था। पिछले दो सवाल जो थे उनका पासिंग परसेंटेज काफी खराब था, ठीक है ना। तो इसका पासिंग परसेंटेज मैं समझता हूँ काफी बेहतर था। तो जरा देखते हैं इसको। ठीक है जी, स्टार्ट करेंगे बात को। अच्छा जी। अच्छा, आईकैप सॉफ्टवेयर मैंने खोल लिया है जी, क्योंकि ये हमें पता है, आपको पता है कि आईकैप सॉफ्टवेयर पे हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, आईकैप सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास ओपन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ सॉल्व करेंगे। रिक्वायरमेंट पढ़ ली हमने, सवाल पढ़ेंगे। ग्लोबल ट्रेजर लिमिटेड, सॉरी यू शुड अज्यूम दैट टुडे इज 30 जून 2025। मान लें आज 30 जून 2025 है, मान लें। ग्लोबल ट्रेजर लिमिटेड, अ लार्ज इंपोर्टेंट एक्सपोर्टर ऑफ रेयर एंटिक्स, इज बेस्ड इन मुल्तान। The company is exposed to significant exchange rate fluctuation due to its international sales and purchase. An extract from latest cash flow forecast showing that the following receipts and payments are due in 3 months time. यूरो में भी पैसे देने हैं, यूएसडी में भी पैसे देने हैं। यूरो में भी पैसे रिसीव होंगे, यूएसडी में पैसे रिसीव होंगे। क्या किया जाए, क्या किया जाए? यूरो में भी काम हो रहा है, यूएसडी में भी काम हो रहा है, और सारे के सारे काम इन्होंने कहा है कि 3 महीने बाद होंगे। हाँ जी, 3 मंथ्स टाइम, ये देखें, नजर आ रहा है आपको? तो मुझे जवाब दे, 3 मंथ्स टाइम। सब बातें चारों की चारों फिगर 3 महीने बाद की है। क्या किया जाए इनको? वालेकुम सलाम जी। क्या किया जाए बताएं, जवाब दें। फॉरेक्स के कुछ रूल्स पे भी बात करेंगे। वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि नेटिंग कर दी जाए। नेटिंग समझते हैं? नेट कर दिया जाए, नहीं हेजिंग तो करेंगे, हेजिंग का तो सवाल है भाई। मगर नेटिंग से पहले, हेजिंग से पहले नेटिंग कर ली जाए। मल्टीलेटरल नेटिंग नहीं होगा, ये बाईलेटरल नेटिंग कहलाता है। मल्टीलेटरल होता है जब डिफरेंट करेंसीज में काम करना हो और एक बेस करेंसी बताई हो। यहाँ कोई बेस करेंसी नहीं बताई हुई। और इंटर मल्टीलेटरल नेटिंग होता है मोहम्मद हमाद शेख, जब आपकी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन हो, विद इन कंपनीज ट्रांजेक्शन हो। सही है ना? आपस में एक सब्सिडरी अजरबैजान में, एक सब्सिडरी तुर्की में, एक सब्सिडरी जो है वो यूएई में, एक सब्सिडरी बांग्लादेश में। हाँ, तो उनको आपस में आपको नेट करना होता है, तो वहां मल्टीलेटरल नेटिंग करते हैं, ग्रुप लेवल पे बात होती है। यहाँ पे ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, मगर बायलेटरल नेटिंग जरूर होगी। अच्छा, क्या करें जी? अच्छा, इन दोनों को नेट करते हैं 1 मिलियन और 2 मिलियन, दोनों को नेट करते हैं 1 मिलियन आ रहा है, ऐसे नेटिंग हो जाएगी भाई। इन दोनों को नेट कर लेते हैं, 1 मिलियन और 2 मिलियन को, तो नेट 1 मिलियन आ गया यूएसडी में। ऐसा? क्या ये सही नेटिंग हो रही है? अरे बाबा जवाब दो। चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें ना भैया। जी। जैन कह रहे हैं कि जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि करेंसी में आपको वर्टिकल चलना होगा, यानी कि करेंसी टू करेंसी चलना होगा। यूरो में पैसे देने हैं, यूरो में पैसे लेने हैं, यूरो में पैसे देने हैं, यूरो में पैसे लेने हैं। तो नेट जो हमारी हेजिंग होगी वो आपस की होगी, यूरो विद यूरो, यूएसडी विद यूएसडी। यानी कि मैं कुछ बातें लिख लेता हूं हमेशा की तरह, कि हमने क्या किया जी, स्टार्ट करें। 3 मंथ्स हेजिंग होगी। ठीक है जी। और ये नेट यूरो की क्या आएगी? पेमेंट ज्यादा है ना, 1 मिलियन बड़ी है पेमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही का मोहम्मद आफाक, आपने नेट पेमेंट इन यूरो कितनी जी? रिसीट्स माइनस पेमेंट करके निकाल लेते हैं। वर्किंग शो कर सकते हैं, मैं देखें डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स में सॉल्व कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि हम जो है वो सारी चीज एक्सेल पे ही करें, एक्सेल की मोहताजगी नहीं पालें भाई। ठीक है, नेट पेमेंट इन यूरो हो गया। अब नेट रिसीट्स इन यूएसडी। यूएसडी में भी ऐसा नहीं, नेट यूएसडी में भी पेमेंट हो रही है 2 मिलियन की, और रिसीट हो रही है 2.6 मिलियन की। क्या चीज ज्यादा है यूएसडी में बताइए? यूएसडी में क्या चीज ज्यादा है? रिसीट ज्यादा है या पेमेंट ज्यादा है? यूएसडी में नेट रिसीट ज्यादा है, कैसे?
ठीक है जी, 2.6 मिलियन -2। देखिए जितनी अच्छी रीडिंग होगी ना, मैं आपको बताऊं ये सवाल आसान रहेगा उतना। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, अगर किसी की रीडिंग अच्छी है तो ये सवाल बहुत आसानी से निपट जाएगा। अगर किसी ने रीडिंग में मार खा ली तो ये सवाल मैस हो जाएगा, और कुछ लोगों से ये अनफॉर्चुनेटली मैस भी हुआ। आई थिंक शायद जल्दबाजी में उन्होंने कुछ बारीक बातें थी, सवाल की नहीं पढ़ी। रीडिंग आप देखें, मैं इसीलिए बहुत बारीकी से करवाता हूँ यहाँ पे भी और पेपर में भी, मैं रिकमेंड करता हूँ ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ रही है कि यहाँ पे पेमेंट नेट हो रही है जी, पेमेंट होगी यूएस यूरो में। और यहाँ पे जो है ना यूएसडी में जो है रिसीट्स नेट हो रही है, यानी कि यूएसडी रिसीट्स का पलड़ा भारी है, रिसीट्स ज्यादा है, रिसीट्स की का नंबर बड़ा है। ठीक है जी, द बोर्ड इज कंसर्न। अच्छा, अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरे सवाल का क्रक्स है। अगर किसी को ये लाइन नहीं समझ आएगी ये सवाल नहीं हो सकेगा। हालांकि सवाल मैं कह रहा हूं मुश्किल नहीं है, ये सवाल, ये लाइन इस सवाल का क्रक्स है। द बोर्ड इज कंसर्न रिगार्डिंग फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन। यहां तक तो बात बहुत ओके है, सी के जी फॉरेक्स का सवाल है, ऐसा ही होता है। मगर आगे क्या कह रहे हैं, डिसाइडेड टू हेज द वैल्यू ऑफ यूरो अगेंस्ट द यूएसडी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। अब कहते हो तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं। क्या कह रहे हैं, हेज द वैल्यू ऑफ यूरो अगेंस्ट द यूएसडी। किसकी हेजिंग करनी है, यूएसडी की हेजिंग करनी है, यूरो की हेजिंग करनी है, या दोनों की कह रही है। सवाल पढ़ते हुए मेरे जहन में एक ख्याल आया था, सवाल पढ़ते हुए मेरे जहन में एक ख्याल आया था, सवाल पढ़ते हुए मेरे जहन में एक सवाल ख्याल आया था कि शायद मुझे यूरो की भी हेजिंग करनी है, यूएसडी की भी हेजिंग करनी है। मगर अब सवाल पढ़ के मुझे लग रहा है कि प्राइमरी हेजिंग, मेन हेजिंग, बड़ी हेजिंग, ऐसा एक पासवर्ड में सवाल आ चुका है कुछ टाइम पहले जी, किस चीज की करनी है यार, अंग्रेजी पढ़नी है बस, और कुछ नहीं है। रीडिंग, मैथ्स, इंग्लिश और मैथ्स जो मैं पहली क्लास में कहता हूँ बीएफडी की दोनों चीजें आनी चाहिए, तो बीएफडी के पेपर में मसला नहीं होगा। जी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही कहा जैन ने, सही कहा मोहम्मद अमाशिक ने, बाकी बहुत सारे लोग और भी लाइव में आए हुए, जवाब दें जवाब दें। हमने दोनों करेंसियों को हैज नहीं करना है अभी फिलहाल, पहले पलड़े में, पहले पार्ट में, पहले स्टेज में। वो कह रहे हैं कि आपको यूरो को हैज करना है अगेंस्ट द यूएसडी, यानी कि यूरो इज द हैजिंग करेंसी। किसकी हैजिंग करनी है, हैज यूरो, 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 हैज यूरो अगेंस्ट द यूएसडी। अगेंस्ट यूएसडी का क्या मतलब है, ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूएसडी के अगेंस्ट हैज करना है, यानी कि पी के आर के अगेंस्ट नहीं करना है, हालांकि पी के आर का डेटा दिया हुआ है। अगेंस्ट यूएसडी का मतलब है कि हेजिंग होगी यूरो की। बेस करेंसी क्या होगी, बेस करेंसी समझते हैं, होम करेंसी कह लें, बेस करेंसी कह लें। बेस करेंसी विल बी व्हाट, मुझे बता दें बेस मतलब ये, जैसे हम आम सवालों में अल्टीमेट आंसर यूएसडी उसमें देते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि इन दोनों को जब आप करोगे तो यूएसडी को बेस बनाना। यानी कि हेजिंग किसकी होगी, देखो मैं वापस बात कर रहा हूं, हेजिंग यूरो की होगी, इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब कर लिया मैंने। यूरो को हेज करना है, मेरी बात समझ आ रही है भाई, बात क्लियर हो रही है, नहीं समझ आ रही है मुझसे पूछ लें। वी नीड टू हेज यूरो अगेंस्ट यूएसडी, अगेंस्ट यूएसडी। ठीक है, आगे चलते हैं। द बोर्ड वुड देयरफॉर लाइक टू फिक्स द कॉस्ट ऑफ, अब आगे इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है वो। अगर आपको ऊपर बात नहीं भी समझ आती तो आपको एक और मौका दिया जा रहा है, एक और अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। द बोर्ड वुड लाइक देयरफॉर टू फिक्स द कॉस्ट ऑफ नेट यूरो पेमेंट इन ड्यू मंथ्स, 3 मंथ्स टाइम, दैट इज द एंड ऑफ सितंबर, इन टर्म्स ऑफ यूएसडी। इससे ज्यादा आसान वो क्या कर सकता है यार। आपको नहीं समझ आ रहा, आप भोले हैं, कोई बात नहीं जी, आप भोले हैं तो इसका आपको डिटेल बता दी। एंड देन टू यूज, अब दूसरी बात पढ़ ले, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। लास्ट सेकंड हेजिंग, दो बार हेजिंग होगी इसमें, डबल हेजिंग है। ठीक है, डबल नेटिंग है। एट द एंड क्या करना है, देन टू यूज द नेट यूएसडी रिसीट ड्यू इन 3 मंथ्स टाइम टू सेटल दिस पेमेंट। एनी सरप्लस यूएसडी इन 3 मंथ्स टाइम विल देन बी कन्वर्टेड इनटू पीकेआर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या चीज ज्यादा है, यूरो ज्यादा है यूएसडी ज्यादा है, अभी ईमानदारी से बताएं जल्दी से। कौन सी चीज ज्यादा है, यूरो ज्यादा है या यूएसडी ज्यादा है। हाँ भाई, यूएसडी ज्यादा है ना, यूरो कम है। ठीक है, करेंसी फ्लक्चुएशन आ जाएगा, अभी देख लेंगे, एक्सचेंज रेट नीचे दिए हुए हैं। वो ये कह रहा है भाई, वो ये कह रहे हैं कि आपने आपने यूरो को हेज करना है। ठीक है, और यूरो को हेज करना है अगेंस्ट यूएसडी। और अगर कोई यूएसडी बच जाए इसकी हेजिंग के बाद, इसकी पेमेंट के बाद, यूरो की पेमेंट के बाद कुछ यूएसडी बच जाए, वो पाकिस्तान ले आना, वो पाकिस्तान ले आना। ठीक है, पढ़ो ये जरा क्या कह रहे हैं, पढ़ो।
देखो क्या कह रहा है, any surplus USD in 3 months time will then be converted into PKR. Any surplus in USD in 3 months time will then be converted into PKR. ठीक है जी। तो हमने क्या किया जी, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देख लें जरा यार क्या बातें हो रही हैं। फॉरेन करेंसी हमारे लिए कौन सी है? और बेस करेंसी कह लें। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंस को उभारने के लिए वापस लिख दिया गया। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, उल्टे सीधे बटन नहीं दबाने हमने भाई, सॉफ्टवेयर बड़ा खतरनाक है। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द नेट पीकेआर रिसीट एट 30 September 2025 assuming the company hedges the exchange rate using the following three methods to fix the USD value of the net euro payment: फॉरवर्ड रेट, फ्यूचर्स एंड मनी मार्केट। नीचे स्पॉट रेट दिया हुआ है, नीचे आपको स्पॉट रेट दिया हुआ है 30 जून का दिया हुआ है, 30 सितंबर का दिया हुआ है, ज्यूम्ड स्पॉट रेट, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, सितंबर के फ्यूचर्स का रेट दिया हुआ है, और इंटरेस्ट रेट दिया है मनी मार्केट के लिए। रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि जी नेट पी क्या रिसीट बता दो, बचा कुछ है जो यूएसडी में अमाउंट आएगा वो बता दो। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो यूएसडी में जाएगा। रिमेनिंग यूएसडी आफ्टर पेमेंट ऑफ यूरो विल बी रिसीव्ड इन पाकिस्तान। ये लाइन यहाँ लिखी हुई थी ना, ये थी ना, ये एनी सरप्लस यूएसडी विल देन बी कन्वर्टेड इनटू पीकेआर। ठीक है जी, बात समझ आई। अब जरा स्टार्ट करते हैं, फॉरवर्ड रेट से स्टार्ट करते हैं। मैं वापस बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो एक बात मुझे बता दो। अच्छा एक सवाल मुझे बताओ, ये सवाल में क्या यूरो को रूपी के अगेंस्ट कन्वर्ट करना होगा या यूएसडी के अगेंस्ट कन्वर्ट करना होगा? इसका जवाब दे दो भाई, अल्लाह के वास्ते जवाब तो दो तुम लोग मुझे। इस सवाल में हमें यूरो को कन्वर्ट करना होगा, यूएसडी के अगेंस्ट कन्वर्ट करना होगा जब हेजिंग वेजिंग करेंगे, बाकी से सारे काम करेंगे, या पी के आर के अगेंस्ट करना होगा? मुझे ये जवाब दे दो प्लीज यार। एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं, सब दिए हुए हैं। यूरो विद पी के आर भी दिया हुआ है, यूरो विद यूएसडी भी दिया हुआ है। सही है ना, ये देखो ये भी दिया हुआ है। ठीक है, सब दिया हुआ है। आप प्लीज मुझे बताएं, जवाब दें यार, पार्टिसिपेट करें यार, प्लीज पार्टिसिपेट करें। जी जवाब दें। क्या कहते हैं, किसके अगेंस्ट हम कन्वर्ट करेंगे यूरो को? जहरा सही कह रहे हैं, जैन सही कह रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे जहरा, मैं रिपीट करा दूंगा फॉरेक्स के रूल। फरहान, ठीक है फरहान, अभी कोई बात नहीं, अभी ट्राई करो। मोहम्मद हमाद शेख सही कह रहे हैं, जैन सही कह रहे हैं। और कोई बताए भाई कि हमें यूएसडी में कन्वर्ट करना है यूरो को या पीकेआर में कन्वर्ट करना है? बिल्कुल सही का फैजान यूसुफ। ये कितने लोग, अच्छा ईमानदारी से बताएं, कोई ऐसा बंदा है में से जो लास्ट अटेम्प्ट में ये पेपर में बैठा हो जून 25 में? नाम नहीं लूंगा मैं, कोई चीज़ पूछनी है मुझे, नाम नहीं लूंगा। तो ये कोई है हम में से आज की लाइव क्लास में? तो आप लोगों ने ये बात सही पिक कर ली थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी कि हमें यूरो को यूएसडी के टर्म में कन्वर्ट करना है, ना कि यूरो को पीकेआर में कन्वर्ट करना है? यूरो को और यूएसडी को अलग अलग लेके नहीं चलना है। क्या ये बात पिक हो गई थी पेपर में? अच्छा आपने मिस कर दिया था ये लाइन। और बाकी और लोग जो इसमें मुझे कमेंट में बता रहे हैं कि हाँ जी वो लास्ट अटेम्प्ट में थे, क्योंकि ये मेन लाइन है सवाल की। ओ आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ठीक है। बाकी कोई मसला नहीं, हैजिंग इतनी मुश्किल नहीं होती। ये सवाल की हैजिंग तो मैं सीरियस बताऊं बहुत आसान है, सीरियसली स्पीकिंग बहुत ही आसान है हैजिंग। खैर अभी आप हमारे साथ रहें इंशाल्लाह। ठीक है, क्या कह रहे हैं हमूद? खैर, अच्छा आगे बढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बात को, ठीक है। योर फॉरवर्ड रेट स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है फॉरवर्ड रेट यार, बहुत ही आसान है। यूएसडी यूरो का फॉरवर्ड रेट दिया 1.0903 1.0904, ठीक है। कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है यार हमूद, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा तो हम क्या कह रहे हैं, रिमेनिंग यूएसडी आफ्टर पेमेंट ऑफ यूरो। ठीक है, ये बात हमने कर ली। अब हम स्टार्ट करें। इसका मतलब ये हुआ कि, अच्छा अब एक बात समझ आ रही है। देखो मैं वापस क्रक्स कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, थोड़ी डिटेल में सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, हालांकि सवाल बहुत छोटा सा है। देखो 6 लाख डॉलर तुम्हें यूएसडी में मिलेंगे, 5 लाख यूरो तुम्हें यूएसडी यूरो में पे करने हैं। 5 लाख यूरो पे करने, यूएसडी में 6 लाख डॉलर मिलेंगे। इसमें से पहले आप यूरो चुकाओ, यूरो चुकाओ, 5 लाख यूरो चुकाओ, हेजिंग वेजिंग करने के बाद चुकाओ, मतलब समझते हो, इसको सेटल करो। और जो रिमेनिंग यूएसडी आएगा उसको पाकिस्तान में ले जाओ। तो मैं कह सकता हूँ इतना कि डबल कन्वर्जन है। डबल कन्वर्जन समझते हो? डबल कन्वर्जन है, मगर
कि फर्स्ट आप यूरो को लेके जाओगे किसमें, यूएसडी, और फिर उसके बाद सरप्लस यूएसडी जो है वो आपका, ठीक है जी, पाकिस्तान में घूम फिर के आएंगे। पूरा वर्ल्ड टूर कितना चल रहा है कि यूरो से पहले यूएसडी में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और यूएसडी से पेमेंट होगी क्योंकि यूएसडी 6 लाख पड़ा हुआ है हमारे पास ऊपर, और फिर जो बचा कुछ यूएसडी होगा, सरप्लस यूएसडी होगा, वो पाकिस्तान में ट्रांसफर कर दिया जाएगा क्योंकि पलड़ा भारी लग रहा है रिसीट्स का, 6 लाख है ना, रिसीट भारी है, ठीक है। तो 2 बार कन्वर्जन होगी, आखिरी कन्वर्जन में पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान अभी नहीं आएगा, पाकिस्तान एंड में आएगा गेम में, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा स्टार्ट करते हैं, हेजिंग शुरू करना है अब हम। भैया हेजिंग टेक्निक्स आ रही है हमारे पास, हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड, ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, अब सवाल ये, अब मसला ये, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड से हम नहीं कराते भाई, हमारा स्टाइल बहुत अलग है। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड से नहीं कराते, हमारा स्टाइल आपको पता है बिल्कुल अलग है। हम कैसे कराते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ हम कैसे कराते हैं। हम कराते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड से, ठीक है। जिनको हमारा रूल नहीं पता वो भी देख लें, कोई मसला नहीं है, मुश्किल नहीं है, और जिनको हमारा रूल पता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। क्या करते हैं हम, देखें जी, यूएसडी और यूरो का रेट दिया हुआ है आपको, अच्छा हमें पता है फॉरवर्ड रेट एज इट इज यूज करना है, कोई प्रीमियम डिस्काउंट का सीन नहीं है क्योंकि इसने रेडीमेड डेट रेट बता दिया फॉरवर्ड रेट, कोई प्रीमियम डिस्काउंट का सीन नहीं है ना भैया। तो 1.093 और 1.0964, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, हम एक वो बनाते हैं ना, क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। एक्सेल में जरूरत के लिए इस्तेमाल करूंगा, अभी मैं एक्सेल इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये क्या नाम है, ये क्या लिखा हुआ है, यूएसडी स्लैश यूरो, इसका क्या मतलब है, यूएसडी स्लैश यूरो का क्या मतलब है, क्या वन है, ये इसका मतलब है यूएसडी पर यूरो, क्या मैं इसको ऐसे कहता हूँ, यूएसडी पर यूरो। तो आप सबसे मेरा सवाल है, जहरा आप भी बताएं क्योंकि आप शायद डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड में फंस रहे हो, आपने मुझे मैसेज किया था थोड़ी देर पहले, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इसमें वन क्या है, बेस क्या है। अगर मैं कहता हूं कि 1.0903, तो सीधे हाथ पे लेकर, तो बात की बात है, पहले जरा यहां देख के बताओ कोई एक करेंसी इसमें वन है। अगर मैं यूएसडी स्लैश यूरो कहता हूं तो कोई एक वन है, यूएसडी वन है या यूरो वन है, ये जवाब दे दे बस, क्योंकि अगर ये जवाब दे दिया तो मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा। यूएसडी वन नहीं है, यूरो वन है, क्यों, जिस तरह हम दुनिया में क्या कहते हैं, कॉस्ट पर यूनिट लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम ऐसे लिखते हैं कॉस्ट पर यूनिट, मिसाल के तौर पे ऐसे ही समझाने के लिए कह रहा हूँ, एक्सेल पे लिख लेता हूँ क्योंकि फालतू काम कर रहा हूँ मैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है, हाँ जी, इसका मतलब होता है 1 यूनिट की कॉस्ट, ऐसा ही है। अच्छा, इसी तरह अगर हम लिखते हैं कि रेट पर आवर, इसका मतलब होता है कि 1 घंटे का रेट। अगर हम ये कहते हैं कि 45 पर लीटर, सही है, तो इसका मतलब होता है 1 लीटर का रेट। जो चीज पर के बाद आती है, स्लैश के बाद आती है, वो वन होती है, ऐसा ही है, जो चीज स्लैश के बाद आती है पर यूनिट। यहां तक बात समझ आ रही है। हाँ जी, ये हमारी फॉरेक्स की मेन टेक्निक ही यही है, वो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड वाले तरीकों पे नहीं जाता भाई। पर आवर का मतलब है ये 1 घंटे का रेट, पर लीटर का मतलब है 1 लीटर का रेट, मैथ्स का रूल है ये। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो इसका मतलब है मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, मैंने कहा ना अभी कोई रॉकेट साइंस नहीं, तो इसका मतलब है कि एक चीज वन है, कौन वन है, यूरो वन है। अच्छा, इसी तरह मुझे इसमें बता दें इसमें कौन वन है, पी के आर स्लैश यूएसडी लिखा हुआ है, इसमें कौन वन है, पी के आर स्लैश यूएसडी लिखा हुआ है, जल्दी से बता दें बाकी लोग भी, कौन वन है इसमें, पी के आर वन है या यूएसडी वन है, पी के आर स्लैश यूएसडी मीन्स पी के आर पर यूएसडी, कौन वन है, जी जहरा आप भी बता दें। सही है, बिल्कुल सही है, हमूद इलियास, जैन, फरोक, फरहान सज्जाद, वेरी गुड, सही है जहरा, आपने भी सही बताया। अच्छा, अब यहाँ वापस आते हैं, तो अभी खैर फॉरवर्ड रेट पे बात करनी है, बाकी सारी इरेलीवेंट बातें हटा दें क्योंकि फॉरेक्स वाले में मसला ये होता है कि बहुत सारी फालतू बातें दी होती है जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो 1.0903 से स्टार्ट करते हैं, हमने कहा जी यूएसडी जो है वो वन नहीं है, यूरो वन है। अच्छा, ये मैं लिख लेता हूँ 1.0903, ठीक है। और हमें यूरो दिया है 5 लाख, जिसको हैच करना है, इसको हैच करना है ना, ये एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जरा सॉल्व करें, क्या आ रहा है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हैं ना, बचपन में हमने पढ़ा है कि ये आपस में ये दो क्रॉस हो जाएंगे और ये क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बन रही है, कोई मैथ समझा रहा हूं मैं आप लोगों को ताकि जिंदगी आसान हो जाए।
ऐसे बन जाएगा कुछ। 1 मिनट में अजान जब बात करता हूँ, 1 मिनट, अजान हो रही है, इसको आप सॉल्व करें, अजान जब बात करते हैं। अच्छा जी, तो ये मुझे बताएं, मल्टीप्लाई का केस है या डिवाइड का केस है? अगर मुझे एक्स निकालना है तो क्या करना पड़ रहा है मुझे? दो दो रेट्स को, जो रेट है और जो अमाउंट है 5 लाख यूरो को, इस रेट से 1.093 से, इस रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है या डिवाइड करना पड़ रहा है? बस मुझे ये बता दें आप लोग। जैन ने सही कहा, फरहान सज्जाद ने सही कहा। ये कौन सा केस है, मल्टीप्लाई का केस है या डिवाइड का केस है? बाकी लोग भी बताए ना जरा, मैथ्स पूछी है मैंने आपसे और कुछ नहीं पूछा। जी, क्रॉस मल्टीप्लाई पता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और एक्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस हिसाब से तो इक्वेशन बन रही है 1.093 इंटू 5 लाख इज इक्वल टू एक्स इंटू वन। तो मुझे अगर एक्स निकालना है, एन निकालना है, तो ये कौन सा केस लग रहा है? बिल्कुल सही का, मल्टीप्लाई का केस है जी। इसका मतलब है मल्टीप्लाई का केस है। अच्छा, ये बस बात खत्म हो गई, बस इतनी सी बात मुझे करनी थी। अच्छा, एक और मुझे बता दें, हमें हेजिंग करनी है यूरो की ना, तो एक चीज मुझे और बता दें, पेमेंट ऑफ यूरो को हेज करना है ना, तो पे मोर होता है, पे लेस होता है? एक हेजिंग के रूल होते हैं, जब आप करेंसी खरीदने जाते हैं तो आपको महंगी मिलती है, सस्ती मिलती है? दुनिया का रूल है। दो रेट लिखे होते हैं, कभी आप कभी एक्सचेंज रेट जाएंगे, आपने सोचा उम्रे पे जाएंगे, पेपर पास हो गया आपका, क्वालिफाई हो गया, अब आप उम्रे पे जा रहे हैं, सऊदी रियाल आप खरीदने गए, एक जगह 80 लिखा है, एक जगह 78 लिखा हुआ है, एक जगह 78 लिखा है, एक जगह 80 लिखा है, आपको कितने का मिलेगा रियाल? 78 का मिलेगा क्या, या 80 का मिलेगा? आपको 80 का मिलेगा, महंगा मिलेगा। क्यों 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 क्यों? 78 का मिलेगा ना, तो फिर हम काम धंधा बंद कर दें, उम्रे पे जाने से पहले ना 1 करोड़ रियाल की ट्रांजेक्शन कर लें, 78 रुपीज का खरीद के 80 रुपीज का बेच दें, महंगा बेच दें। ऐसा नहीं होता, नहीं, 80 रुपीज का वो हमें देगा, यानी कि हमें हमें परचेज करना होगा तो 80 का मिलेगा, और उसी वक्त अगर सेल करने जा रहे हैं, हमें ख्याल है नहीं है ज्यादा रियाल ले लिए, इतने रियाल लेके जाऊंगा, ये ना ओवर फजूल खर्ची हो जाए, मैंने कहा नहीं है कुछ रियाल वापस कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं वापस करने जाऊंगा तो 80 की जगह 78 का वापस लेगा। ये रूल पता है ना, पे मोर रिसीव लेस। बिल्कुल, जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो आपको महंगा ज्यादा पे करना पड़ता है, और जब आप रिसीव करने जाते हैं तो आपको पैसे कम मिलते हैं। ये रूल पता है दुनिया में हर किसी को, चाहे आप हमारे तरीके से फॉरेक्स पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, ये बेसिक रूल दुनिया का पता है आपको कि जब करेंसी खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, जब करेंसी बेचने जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। आगे बढ़े। अच्छा, अब आ जाओ, मल्टीप्लाई का केस है, तो मुझे बताओ, अगर ये मल्टीप्लाई का केस है और पे मोर है हमारे पास, तो मुझे बड़ा रेट यूज करना है या छोटा रेट यूज करना है? बस मुझे ये बता दो जहरा, आपको ये क्लियर हो रही है बात? मैं रिपीट बात इसीलिए किया है ताकि वो किसी ने अगर हमारे स्टाइल से नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम ना हो। अब आप बताओ कौन सा रेट यूज करेंगे, बड़ा रेट यूज करें या छोटा रेट यूज करें? हमें पे मोर करना है। पे मोर का मतलब है मल्टीप्लाई विद वॉट, मल्टीप्लाई विद वॉट, मल्टीप्लाई का केस है ना, मल्टीप्लाई करना है तो मैं बड़े से मल्टीप्लाई करूं आंसर बड़ा आने के लिए, मल्टीप्लाई विद हायर रेट और स्मॉलर रेट विद बिग रेट। बस, काम ही खत्म हो गया, हो गई एजिंग। बस बस खत्म, पक्का पक्का खत्म हो गया ये। तो इसका मतलब है कि पेमेंट अंडर फॉरवर्ड इज इक्वल टू 5 लाख यूरो। अब मैं दूसरे पे, ये तो मैंने सिर्फ चेक करने के लिए किया था ना, ये मेरा कोई वो नहीं रहा, ये सिर्फ चेक करने के लिए वर्किंग की थी। 5 लाख इंटू कौन सा रेट, मल्टीप्लाई का केस है, मल्टीप्लाई विद बिग रेट, ठीक है जी। तो 5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से रेट से? दो रेट गिवन है फॉरवर्ड के जी, 1.0964 से। थोड़ा सा गेम अभी खत्म नहीं होगा, 1.0964 से कितना आया मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर ले 1.0964 से जल्दी से। 548,200। अच्छा, ये बताएं 548,200, ये मैं जो लिखूंगा, ये इसके करेंसी कौन सी लगाऊं? यूएसडी लगाऊं या यूरो लगाऊं? ये बता दें, आपको पता है व्हाट इज दिस 548,200? विदाउट एनी सिंगल डाउट, विदाउट एनी रत्ती बराबर डाउट, विदाउट एनी माइनर डाउट, please tell me what is the currency which I should mention over here? It's USD or euro? No Zera, euro तो 500,000 था ना Zera। सही कह रहे हैं, ये क्या नाम है, फरूक फरहान सज्जाद सही कह रहे हैं, जैन सही कह रहे हैं, मोहम्मद हमाद शेख नहीं, चंदा, आप मेरी बात समझ रहे हो? 5 लाख तो यूरो था ना यार। चलो मैं लिख देता हूँ, ये रहा यूरो, यूरो यहाँ था, मगर जब ये मल्टीप्लाई हो गया रेट से, यूएसडी के रेट से मल्टीप्लाई हो गया, तो अब जो फाइनल आंसर आएगा वो यूएसडी में नहीं आएगा चंदा। हाँ भाई हमाद शेख, बात समझ आई? क्लियर है? क्या मैं ऐसे कहता हूँ 5 लाख यूरो को चुकाने के लिए मुझे 5,48,200 डॉलर देने पड़ेंगे? ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है यार, सिर्फ फोकस करना है, अलर्ट रहना है, फॉरेक्स में सिर्फ अलर्ट रहना होता है, कुछ भी नहीं है यार। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या कोई सरप्लस डॉलर बच गए? गेम खत्म, गेम खत्म।
क्या कोई सरप्लस डॉलर बचे? हाँ। रिसीट्स इन यूएसडी आफ्टर 3 मंथ से कितना? 6 लाख। तो सरप्लस डॉलर कितने बच गए? सरप्लस डॉलर बचे नहीं बचे? इनका क्या करेंगे सरप्लस डॉलर का? हाँ। यूरो पे करने के बाद कुछ बचा है भाई, इसका क्या करेंगे? क्या लिखा था सवाल में? बहुत आसान है, सवाल खत्म हो गया, 1/3 सवाल आपने समझे निपटा दिया, पता है, मेन पार्ट सवाल का निपटा दिया, बाकी दो टेक्निक इतनी मुश्किल नहीं है। बाकी आपके पास सरप्लस जो आया है इसका क्या करेंगे जी? अच्छा, अब यहाँ पे एक और सवाल है मेरा आपसे। मल्टीप्लाई, ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कितने कितने बन रहे हैं मल्टीप्लाई, वो माइनस करो, 51,800 यूएसडी बन रहे हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है मुझे बता दें। देखें, ये मैंने बड़ा रेट क्यों यूज किया, दो रेट दिए हुए थे फॉरवर्ड के, ये गेम समझ आ गया, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड को नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है उसमें गड़बड़ हो जाती है। अक्सर लोगों के फॉरेक्स में आधे आधे सवाल मुझे पास जो आते थे ना बच्चों के पहले, वो ये आते थे कि सर वो रेट में मसला हो गया, फिर मैंने ये रेट का फड्डा ही खत्म कर दी। मैथमेटिक्स ले आया हूँ गेम में, मैथमेटिक्स अगर कोई नहीं कर सके तो यार फिर मुझे थोड़ा अफसोस होगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो मैंने इसीलिए जो है ना ये रेट का फड्डा इस तरह खत्म किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल आपको सिखा दिया है। आप सिंपल बस वन क्या होगा ये आपके जहन में होना चाहिए, क्या वन होगा। आप आइडेंटिफाई कर लें कौन सा केस है, मल्टीप्लाई का केस है, पे मोर है, बड़े से मल्टीप्लाई होगा, यही अगर डिवाइड का केस होता है, डिवाइड का केस होता है तो हम स्मॉल से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से बता दें क्या सरप्लस आया है? 51,800 आया, सॉरी 51,800 आया जी। ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर ले, मैं बगैर कैलकुलेटर के करा था। अब इसका क्या करेंगे जी, इसको पाकिस्तान में लेके आना है। अब पाकिस्तान में किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे पहले प्लीज बताएं, सामने सामने आपके। फॉरवर्ड हेजिंग चल रही है, इसका मतलब है स्पॉट छोड़ दो, इसका मतलब है स्पॉट छोड़ दो, इसका मतलब है फ्यूचर छोड़ दो, इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट छोड़ दो। अब आप मुझे बता दो, दो रेट दिया मैं 297 से अच्छा ये यूएसडी को पीकेआर में कन्वर्ट करना है तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा, वैसे करने की जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स से, आप डायरेक्ट बता सकते हो। अगर मुझे यूएसडी को पीकेआर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूं, मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड करूं? सब जवाब दें जो लोग लाइव में मौजूद हैं चैट के थ्रू। कितने से मल्टीप्लाई करूंगी ये भी बता दो। रिसीव का केस है, रिसीव लेस होता है। रिसीव लेस होता है जब पैसे लेने जाते हैं तो वो सस्ता काम करता है, रिसीव लेस होता है। तो मल्टीप्लाई का केस है, मल्टीप्लाई विद द स्मॉल और लार्ज, स्मॉल और लार्ज, स्मॉल और लार्ज, बिल्कुल सही है, स्मॉल रेट। ठीक है जी, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्टली मैंने कोई वर्ड यूज नहीं किया भाई, मुझे नहीं पता डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 51,800 इंटू कौन सा रेट है जी, 297 और 330, इतना बड़ा गैप दे दिया उसने, 297, सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। चलें जी, चलें जी, आ गया, सॉल्व कर लें, क्या आया जी पी के आर में? 51,800 इंटू 297, 15,384,600। थैंक यू फरहान सज्जाद। 15,384,600। मुझे एक्सेल यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों खामा खाई मैं एक्सेल यूज करूँ? कोई एक्सेल यूज करने के मार्क्स थोड़ी है, सही करने के मार्क्स है ना भैया। यहाँ तक बात समझ आती है? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? ठीक है जी, नोट कर लें प्लीज। स्पॉट पे क्यों नहीं किया जैन, इसका जवाब ये है कि अभी हम कौन सी टेक्निक पढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड करें ना। फॉरवर्ड का मतलब ये है कि सारा काम फॉरवर्ड से होगा। तो ये तो आधा तीता आधा बटेर नहीं करना ना, फॉरवर्ड का रेट देखो दोनों अवेलेबल है। यूरो यूएसडी वाला भी अवेलेबल है और पीकेआर यूएसडी वाला भी अवेलेबल है। तो अगर मैं यही रेट नहीं दिया होता तो फिर तो बात अलग थी, मगर मुझे रेट दिया हुआ है, इसका मतलब है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप बाद में भी फॉरवर्ड करोगे। मैंने इसीलिए डबल कन्वर्जन का वर्ड यूज किया था, डबल हेजिंग का वर्ड यूज किया था, याद है? देखो ये मैंने क्या कहा था, डबल कन्वर्जन होगी, डबल हेजिंग होगी, ये देखो चेक करो। यहाँ भी तो फॉरेक्स रिस्क है ना। जैन बात समझ आ रही है? पे मोर इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, क्योंकि पे मोर इसलिए लिखा था ना क्योंकि आप जब करेंसी लेने जाते हो, पेमेंट करने जाते हो तो महंगा आपको पे करना पड़ता है। ठीक है ना? अच्छा, ये जैन समझ आ गया, चलो बेस्ट हो गया, जैन को भी समझ आ गया। तो अब हम इसको जरा इसको नोट कर लें प्लीज, इसको मैं भी अपने पास जरा नोट कर लेता हूँ। अनवांटेड एरिया को हम क्रॉप कर लेते हैं जी। एक्सेल जरूरत के अंदर यूज करना है हमने, ये वाला एग्जाम वाला, नहीं जरूरत होगी हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारी अलहमदुलिल्लाह पहली टेक्निक निमट गई। इसमें किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। मल्टीप्लाई विद बिग रेट, और ये था मल्टीप्लाई विद स्मॉल रेट। रिसीव लेस में क्या होता है?
ये नेट रिसीव्स आ गई। सब कुछ करने के बाद पाकिस्तान में जो पैसे आएंगे ना, वो इतने आएंगे। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ ले। मुश्किल तो नहीं लग रहा भाई, आसान है। बाकी वैसे पेपर का वन ऑफ द, जिसे कहते हैं नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसका पासिंग परसेंटेज काफी अच्छा था इस सवाल का। क्वेश्चन 1 और 2 का काफी खराब था, जो हम ऑलरेडी अलहमदिल्ला सॉल्व कर चुके हैं। को नोट कर लें जल्दी से प्लीज, स्नैपशॉट ले लें, जो करना है कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने पहली एडिट टेक्निक निपटाई है, फॉरवर्ड वाली। अब हम इसी की बात करेंगे, हेजिंग थ्रू फ्यूचर्स। वो भी मैं एक धक्का लगवाऊंगा आपको, और मेरी ख्वाहिश होगी कि कंप्लीट आप करें उसको। धक्का लगवाना मेरा काम है। ये वाला डेटा ना शुरू का बड़ा काम का होता है, लेकिन इसमें सवाल में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है, कभी कभार एट टाइम बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड। शुरू वाली कहानी तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया लड़के। शुरू की बहुत डिटेल में डिस्कस हुई है कहानी। जी बिल्कुल, छला जैन वो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, और वो आप और लोगों से भी शेयर कर लेना, कंजूसी नहीं करना। अगर अच्छा लगे हमारा सोल्यूशन, तो और बच्चों को भी बता देना, भाई ये देख लो, सोल्यूशन ओपन फॉर ऑल होता है यूट्यूब पे, बगैर ऐड की वीडियो होती है, कोई ऐड वैड नहीं आएगा। मोनेटाइजेशन बंद कर दी मैंने, शुरू से ही बंद की हुई है यार, ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। अच्छा, फ्यूचर्स के थ्रू आ जाते हैं, हेडिंग हेजिंग थ्रू फ्यूचर्स। फ्यूचर्स का क्या सीन है? फ्यूचर्स का रेट ये आपको USD/यूरो का फ्यूचर दिया हुआ 1.0810। कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है 1,25,000 यूरो। और टिक साइज दिया हुआ है 0.0001। टिक के बगैर काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने आपको अक्सर बताया हुआ है। ठीक है, अक्सर बताया हुआ है कि बिल्कुल बगैर टिक के करेंगे। इस सवाल में भी बगैर टिक के कराऊंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। टिक से भी कर सकते हैं, मैं बगैर टिक के करा दूंगा। अच्छा, फ्यूचर के थ्रू हेजिंग करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते थे, याद करें क्या स्टेप होते थे? किसी को याद है स्टेप 1 क्या होता था जब हम फ्यूचर से हेजिंग करते थे? प्लीज जल्दी जल्दी बता दें, मैं नमाज का ब्रेक लेने वाला हूँ, मगर मैं चाह रहा हूँ स्टेप्स लिख दूँ पहले, फिर मैं नमाज का ब्रेक ले लूँ सुकून से। जल्दी बताएं, स्टेप्स क्या होते थे जब हम फ्यूचर के थ्रू हेजिंग करते थे? स्टेप 1 क्या होता था? हाँ जी, हेजिंग थ्रू फ्यूचर्स हमने किसको हेज करना है? पेमेंट ऑफ यूरो का हेज करना है ना, पेमेंट ऑफ यूरो का हेज करना है। पहला स्टेप क्या होता था? हेज, हेज स्ट्रैटेजी बनती थी, याद है? हेज स्ट्रैटेजी, वेरी गुड हमूद इलियास, बिल्कुल सही है जैन। हेज स्ट्रैटेजी, हेज स्ट्रैटेजी क्या बनेगी? बाय नाउ सेल लेटर बनेगी या सेल नाउ बाय लेटर बनेगी? अभी ये नहीं सोचो डायरेक्ट हेजिंग है डायरेक्ट हेजिंग, अभी ये नहीं सोचो। अभी सिंपल नॉर्मल सोचो। पेमेंट मतलब यूरो बाय करने हैं, कल का काम आज, याद आ रहा है? याद आ रहा है? कौन सी टेक्निक आएगी? बाय नाउ सेल लेटर आएगी या सेल नाउ बाय लेटर आएगी? जल्दी से बता दो। पेमेंट का केस लग रहा है ना, यूरो की पेमेंट है, तो बाय नाउ सेल लेटर आ रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेप 2, हेज सेटअप लगता था। हेज सेटअप में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालते थे, कॉन्ट्रैक्ट साइज गिवन है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालते थे, कॉन्ट्रैक्ट साइज गिवन है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालते थे। अच्छा, अब मुझे बता दो, ये सवाल डायरेक्ट हेजिंग का है इनडायरेक्ट हेजिंग का है? प्लीज, प्लीज ये बता दें, मैं नमाज ब्रेक पे जा रहा हूँ। ये सवाल डायरेक्ट हेजिंग है इनडायरेक्ट हेजिंग है? कॉन्ट्रैक्ट साइज को देख के बताएं, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट साइज डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, या मुझे कुछ इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कन्वर्जन करनी पड़ेगी, या मैं नॉर्मल निकाल लूंगा? जल्दी से बताएं, जवाब दें। यूरो 125,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज है, और अपने 5 लाख यूरो की पेमेंट को हेज करना है, तो ये डायरेक्ट हेजिंग लग रहा है इनडायरेक्ट हेजिंग लग रहा है? बगैर किसी परेशानी के, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। 500,000 यूरो में है। और बिल्कुल सही कहा, नहीं फारूक खान चंदा, बाकी सबने सही बताया, जैन ने सही बताया, जहरा ने सही बताया, मोहम्मद हमाद शेख ने सही बताया। फारूक खान नहीं चंदा, यूरो कॉन्ट्रैक्ट साइज है। ठीक है, तो बिल्कुल यूरो कॉन्ट्रैक्ट साइज है, सॉरी हमें यूरो को ही हेज करना है, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट साइज भी यूरो में है ना यार। तो इनडायरेक्ट हेजिंग तो नहीं हुआ ना, इनडायरेक्ट हेजिंग में तो कॉन्ट्रैक्ट साइज हमारी दूसरी करेंसी में होता था, मिसमैच हो रहा होता था। यहाँ तो मिसमैच है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, क्या ख्याल है? तो यार ये तो डायरेक्ट हेजिंग नहीं हो गई, तो कुछ उल्टा पुल्टा करने की जरूरत नहीं है भैया। ठीक है ना? अच्छा, और क्या करते थे इसमें? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 30 सितंबर को वो हो जाएगा। अच्छा, सही है, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है। चलें, यहाँ नमाज का ब्रेक लेता हूँ। सही है, नमाज के बाद आप लोग कोशिश करें, स्टेप 3 खुद करें। आपको ग्रेड दिया हुआ है फ्यूचर का, ये रहा 1.081। आगे क्या करते हैं ज़रा सोचें। मैं यहाँ पे नमाज का ब्रेक लूंगा, सही है, थोड़ा सा नमाज ब्रेक है।
सही है, और आगे बढ़ेंगे, मिस नहीं करना, बहुत मज़ेदार सवाल है, आसान सवाल है, मगर एक दो बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है। नमाज का ब्रेक है, 5:20 पे वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह, 5:20 पे। सही है, किसी ने देखो जाना नहीं है, बहुत अच्छे मोड में सवाल चल रहा है। आई रियली डोंट वांट कि कोई भी बंदा मिस करे यार। 5:20 में इंशाल्लाह हम वापस आ रहे हैं सब, ठीक है, इंशाल्लाह 5:20 में मुलाकात होती है, नमाज ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशरहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निनी इल्मा वबिज़्निनी इल्मा वबिज़्निनी इल्मा। अच्छा जी, ज़हरा आपके सवाल का जवाब यही था, इसीलिए हमने पिछले वाले केस में बड़ा रेट यूज़ किया था। देखिए 1.0964 यूज़ किया था, हालांकि वहाँ पे एक और रेट भी मौजूद था 1.0903, मगर हमने फिर 1.0964 यूज़ किया। पहला रेट तो सिर्फ चेक करने के लिए था कि कौन सा केस है, मल्टीप्लाई का केस है या डिवाइड का केस है। और फिर जब हमने सवाल एक्चुअली सॉल्व किया तो उसमें हमने जो रेट यूज़ किया वो बड़ा वाला रेट यूज़ किया, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई बड़े से करना चाहिए। पे मोर का मतलब है कि आंसर बड़ा चाहिए। क्लियर है आपको? आगे बढ़ सकते हैं हम। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड टेक्निक पे बात हो रही थी, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है। जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि सितंबर में खत्म हो जाएगा, सितंबर में डेड हो जाएगा, सितंबर में फिनिश हो जाएगा, सितंबर में एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये ध्यान में रहे कि हमारी हेज डेट है जून और हमने सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम किया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं जी, जरा स्टेप 3 पे आ जाते हैं। स्टेप 1 हमने पढ़ लिया, हेज स्ट्रेटेजी होता है। ठीक है, स्टेप 2 हमने देख लिया, हेज सेटअप होता है, वो भी लगा लिया। अब हम स्टेप 3 पे आते हैं, गेन और लॉस ऑन फ्यूचर। ऐसा ही है भाई? इसके लिए क्या करते थे हम? अगेन देख रहे हैं, एक्सेल पे यूज नहीं कर रहा काम, मुझे जरूरत नहीं है एक्सेल पे करने की अभी। ऑलरेडी कहते थे हम, ऑलरेडी बॉट, ऑलरेडी बॉट ऑन हेज डेट। 30 जून को हमने ऑलरेडी खरीदा होगा कितना? कैसे निकालते थे, याद करें। 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंटू 125,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज, इंटू किस रेट पे परचेज करते थे, याद करें। फ्यूचर्स की कहानी फ्यूचर्स के रेट पे होती है, फ्यूचर्स की कहानी फ्यूचर्स के रेट पे होती है। 1.081, 1.081 कितना बन गया, जरा मल्टीप्लाई कर लें। टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से टेबल इंसर्ट यहाँ पे कर लें आप। यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दे रहा है, नहीं दे रहा? अच्छा, नहीं दे रहा है ना ये रहा। ये नहीं यार, अच्छा चलो छोड़ो, ये क्या हो गया। अच्छा, मैं क्या कहता, हाँ, इंसर्ट टेबल करना चाहे इंसर्ट टेबल करके कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। सॉरी, डिलीट ही कर दें इसको। नहीं, यहाँ पे नहीं करना था ना मैं। अच्छा छोड़ें, टेबल के बगैर कर लेते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई कर लें, आ क्या रहा है। जी, जी मल्टीप्लाई करें 1.081 से 125,000 इंटू 4 कॉन्ट्रैक्ट्स। 540,500, ठीक है। ठीक है, और फिर सेल लेटर होता है। अच्छा, ये जो रेट यूज करते हैं सेल लेटर पे, ये मुझे बताएं, ये कौन सा रेट होता है? स्पॉट रेट होता है, फ्यूचर रेट होता है? स्पॉट रेट होता है, फ्यूचर रेट होता है, 3 महीने बाद ट्रांजेक्शन हो रही है ना, ट्रांजेक्शन डेट पे करते हैं, तो ये कौन सा रेट यूज करते हैं यहाँ पे? जवाब जवाब दें, बाकी लोग जो लाइव में है वो भी जवाब दें ना। इथे इथे कौन सा रेट यूज होगा, इथे इथे, इधर भी बिल्कुल सही का फ्यूचर रेट यूज होगा। अब फ्यूचर रेट दिया हुआ है क्या?
आए देखते हैं, फ्यूचर रेट हमें नहीं, फ्यूचर का डेटा इतना सा दिया हुआ है बस, दैट्स ऑल। टिक साइज दिया हुआ है, टिक की जरूरत नहीं है हमें। कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है, और यूएस, और ये रेट दिया हुआ था जो हमने इस्तेमाल कर लिया ऑलरेडी बॉट में। ये जो रेट होता है सितंबर वाले फ्यूचर का रेट होता है 30 जून को। सितंबर वाले फ्यूचर का रेट था 30 जून को, वो हमने ले लिया ऑलरेडी बॉट में। अच्छा, अब आपको पता है जब रेट गिवन नहीं होता तो हम बेसिस का सहारा लेते हैं, याद करें। बिल्कुल सही कहा हमूद ने, बेसिस का सहारा लेते हैं। बेसिस के लिए हम क्या करते हैं, आज थोड़ा एक्सेल यूज कर लेते हैं। एक्सेल यूज कर लेते हैं। बेसिस में हम करते क्या है, बेसिस में हम करते ये हैं कि हम लिखते हैं पहले स्पॉट रेट, और फिर हम लिखते हैं बेसिस, याद करें। और फिर हम लिखते हैं फ्यूचर रेट। ठीक है। एक हेडिंग आती है ट्रांजेक्शन रेट की, एक हेडिंग आती है हेज रेट की, और एक आती है ट्रांजेक्शन रेट की। ठीक है, हेज रेट यानी कि 30 जून, और ट्रांजेक्शन रेट यानी कि 30। ये फॉर्मेट याद आ रहा है भाई। ये बेसिस के थ्रू निकाल दे रहा है, हालांकि सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, सवाल बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान है ये सवाल। इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि चलो यार इसी बहाने आपको याद आ जाए कुछ। खैर, तो अब इस सवाल में स्पॉट रेट गिवन है जी, स्पॉट है, सही है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताएं, बेसिस कुछ भी हो वैसे, वैसे तो खैर बेसिस निकल सकती है। ये स्पॉट रेट ऊपर, स्पॉट रेट कितना गिवन है, स्पॉट रेट गिवन है यूएसडी वर्सेस यूरो वाला। एक सवाल है मेरा आपसे, क्या हमें यूएसडी वर्सेस यूरो का स्पॉट रेट गिवन है, जवाब दे जल्दी से। तो थोड़ा लंबे तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए, हालांकि जरूरत नहीं है इतनी लंबी बात करने की, मैं डायरेक्ट ही शॉर्टकट लगा के आपको निकाल सकता हूँ आगे। मगर मैं चाह नहीं रहा कि हम शॉर्टकट में बात करें, समझने के लिए बैठे ना, अभी टाइम की कैद तो है नहीं, पेपर में टाइम की कैद होती है, पेपर में वो सारे काम नहीं करिएगा। जी बताएं, क्या मेरे पास आज, हाँ, यूएसडी यूरो का रेट है 30 सितंबर का, क्या मेरे पास ये वाला रेट उस दिन का मौजूद है जो 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 30 जून का स्पॉट रेट है, स्पॉट रेट 30 जून का मौजूद है। मसला ये, स्पॉट रेट जो 30 जून का मौजूद है ना, 30 जून का स्पॉट रेट, वो पीकेआर वर्सेस यूरो और पीकेआर वर्सेस यूएसडी में। अब आप मुझे बताएं, क्या इन दो रेट की मदद से आप कोई ऐसा रेट निकाल सकते हैं। देखें, फ्यूचर रेट गिवन है 1.081, फ्यूचर रेट में लिख भी देता हूं 1.081। मेरी बात समझ आ रही है, फ्यूचर रेट गिवन है। मगर सवाल मेरा ये, क्या क्या स्पॉट रेट गिवन है, क्या स्पॉट रेट निकाल सकते हैं। देखिए, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसी प्लेट में रख के तो नहीं मिलेगा ना सवाल। यूएसडी पर यूरो, यूएसडी पर यूरो 1.09081। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट करना है, आसान कर लेते हैं बात को। ये भी इसी के आसपास ही होना चाहिए ना, अगर मुझे स्पॉट, देखें ये बात समझ आ रही है। प्लीज मुझे कंफर्म करें, ये तरीका याद आ रहा है, स्पॉट रेट हम बेसिस के थ्रू निकालते थे। हालांकि इसमें मैं डायरेक्ट बात करके आगे निकल जाऊंगा अभी, मगर मैं चाह रहा हूँ कि इसकी वजह से पूरी थीम समझा दूं ताकि इनडायरेक्टली आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है। तो मैंने आपसे ये बात कही कि भाई 30 जून को हमारे पास फ्यूचर रेट गिवन है, 30 जून का स्पॉट आएगा तो बेसिस आ जाएगा, फिर उस बेसिस का क्या करना है मैं बात करूंगा आपसे। मगर अभी सवाल ये है कि क्या 30 जून का स्पॉट निकाल सकते हैं हम इस तरह से यूएसडी पर यूरो फॉर्म में, ये आगे हमें इस्तेमाल भी करना है, इसलिए अच्छा है अभी इस्तेमाल कर लें, अभी निकाल के रख लें। कैसे निकालेंगे बताएं प्लीज। स्पॉट रेट 30 जून का ये दिया हुआ है, इससे क्या हम यूएसडी पर यूरो वाला रेट निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर यूज करें ना यार, भले गलत बता दें, मगर ट्राई तो करें, ट्राई तो करें, ट्राई तो करें, ट्राई तो करें। जी, 300 और 278 की मदद से निकाल लेना यार, कैलकुलेटर पे कैसे निकलेगा। भाई 1 पॉइंट समथिंग ही आना चाहिए, क्योंकि क्योंकि एक यूरो में ज्यादा यूएसडी आते हैं, एक यूरो में ज्यादा यूएसडी आते हैं, एक यूरो में ज्यादा यूएसडी आते हैं। तो क्या मैं निकाल लूं स्पॉट रेट, ये देखें, ये देखें, आपके लिए निकाल लूं। 278 है ना, 278 1.0791 मिला किसी को। कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमूद इलियास, तो कन्वर्ट तो कर लो चंदा। क्या ख्याल है।
बताएं। जी, तो कितना आ गया? 1.0791 आ गया। अब बेसिस निकालने चले। अच्छा, अब जो भी बेसिस है यहाँ पे डिफरेंस करके निकाल लें। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो बेसिस है, 30 जून को, 30 सितंबर को बेसिस कितनी रहेगी? 30 सितंबर को। 30 सितंबर को बेसिस कितनी होगी? ये ट्रांजैक्शन भी 30 सितंबर को हो रही है, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर सितंबर में हो रहा है। तो आप मुझे बताएं, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो उस दिन बेसिस क्या हो जाती है? क्या मैं कहता हूँ उस दिन बेसिस नील हो जाती है, जीरो हो जाती है, खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है? मैसेज आ रहा है आपके पास हमूद, फारूक, मेरे पास आपका। ST एकेडमी सेलेक्ट करना है मैसेज करने के लिए। जी, ये बात समझ आई कि बेसिस नील है, नील। बेसिस नील क्यों है? क्योंकि हमारी ट्रांजेक्शन भी 30 सितंबर को हो रही है, और उस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो रहा है। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा होता है, एंड हो रहा होता है, उस दिन बेसिस नील हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो क्या मैं कहता हूं, जिस जो इस दिन का स्पॉट होगा वही फ्यूचर रेट हो जाएगा। जो इस दिन का स्पॉट होगा वही फ्यूचर रेट हो जाएगा। तो इस दिन का स्पॉट कितना है? 30 सितंबर का स्पॉट ये गिवन है सवाल में। 30 सितंबर का स्पॉट ये गिवन है सवाल में, देखें जरा प्लीज। 30 सितंबर का स्पॉट गिवन है आपको, तो ये भी इसी तरह निकाल लें आप जरा। यूरो, USD/यूरो टर्म में निकालना है तो ये भी निकाल लें, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। 312 एंड 285। 1.097 को मैं 1.0947, 4 × 125,000। देख लें प्लीज, ये बात समझ आ रही है कि बेसिस जीरो होने की वजह से, बेसिस जीरो होने की वजह से हमारे पास जो है वो मौजूद नहीं है। बेसिस जीरो होने की वजह से हमारे पास मौजूद नहीं है। क्या मौजूद नहीं है? हमारे पास जो है वो बेसिस जीरो होने की वजह से, सॉरी, हमारे पास वो फ्यूचर करंट मौजूद नहीं था, तो हमने बेसिस से काम किया। बेसिस जीरो होने की वजह से स्पॉट और फ्यूचर बराबर होगी। स्पॉट और फ्यूचर बराबर हो गया है। तो यही हमारा। ठीक है जी, 1.09747 कहाँ से आया? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.947। इसको चलें एक काम करते हैं, या अभी वो भी कर लेंगे। ब्रैकेट में लिख लेते हैं कैसे आया था ये रेट। 312 - 285, 312 - 285। और ये स्पॉट रेट कैसे आया था? 300/278। जी, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें ना प्लीज यार। चैट में नहीं आ रहा ST एकेडमी, आपको फिर रिज्वाइन करना पड़ेगा। अगर चैट में ST एकेडमी नहीं आ रहा तो आपके पास, कंफर्म करें मुझे। ये बात समझ आ गई, बेसिस जीरो होने की वजह से स्पॉट और फ्यूचर बराबर हो गया। स्पॉट और फ्यूचर बराबर हो गया। स्पॉट रेट तो मैंने बता दिया ना कैसे निकलेगा। देखो इधर देखो आप, ये स्पॉट रेट ये गिवन है दोनों, मगर मसला ये PKR टर्म में गिवन है, तो कोई बात नहीं। हमें तो USD और यूरो, USD और यूरो वाले टर्म में चाहिए ना, तो कोई टेंशन की बात थोड़ी है। आप आसान कर लो। 1. ये यूरो भारी है ना, यूरो भारी है ना, 1 यूरो में ज्यादा डॉलर आ रहे हैं।
तो कोई बात नहीं, 312 डिवाइड बाई 285, 300 डिवाइड बाई 278, दोनों स्पॉट आ गए, ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। इसको मैं कॉपी भी करवा देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देख लो, ये मैंने यहाँ कॉपी भी करवा दिया, वर्किंग यहाँ पे। कोई बात समझ आई? अच्छा, ये फिगर बताओ कितनी बन रही है? ये कितनी बन रही है? ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। गेन आ रहा है ना, सेल वैल्यू फिगर ज्यादा है। देखिए, हमारा तरीका है यासिर अली, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालना, हम अपने प्रोटोकॉल को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना? बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं सॉल्व करने के। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड से भी सॉल्व करते हैं, आप जो है और भी डिफरेंट तरीके हैं सॉल्व करने के, मगर हम अपना प्रोटोकॉल नहीं छोड़ रहे हैं ना। ये नहीं हो सकता कि हम क्वेश्चन वाइज अप्रोच बनाए, नहीं, हमारी क्वेश्चन वाइज अप्रोच नहीं होगी। ठीक है ना? हमारी क्वेश्चन वाइज कोई अप्रोच नहीं होगी। हमारी जनरल अप्रोच होगी, जो हम कोशिश करेंगे कि हर सवाल में फॉलो करें ताकि क्वेश्चन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ना बने हमारा ना। तो कितना आ गया गेन? अच्छा, ये गेन किस में आया है? यूरो में आया है, यूएसडी में आया है? जवाब दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो गेन आया है, ये आपको क्या लग रहा है? ये यूएसडी में या गोरो में या यूरो में? गोरो में नहीं, यूरो में, खैर हाँ। जवाब दें प्लीज, लेके पार्टिसिपेट करें यार। जी। नहीं नहीं नहीं, गलती कर रहे हैं, देखें आप लोग गलती कर रहे हो। गलती कर रहे हो जिन्होंने, नहीं, और लोग बाकी जवाब दें, जिन लोगों ने अभी जवाब दिया गलत दिया चैट के थ्रू। और बाकी लोगों का मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ। ये जो गेन आया है, ये यूरो में है या यूएसडी में है, इसका जवाब देते हैं। प्रूफ है मेरे पास, सबूत है इसका मेरे पास। सही है फरूक खान, जैन सही कहा आपने। जहरा सोच लें, यासिर अली सोच लें, बाकी हाँ सोच लें आप भी। फरूक खान सही है, जैन सही है। भाई मसला ये है कि ये मैंने जब इसको 1081 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 125 यूरो थे, याद करें। ये भी यूरो था, याद करें। मगर बाद में ये मल्टीप्लाई हो गया ना रेट से, कि 1.0947 क्या है ये, 1.081 क्या है ये। देखें, 1.081 पे चलते हैं, चले आसान करते हैं। ये देखें, ये यूएसडी है ना 1.081। ठीक है? देखें और आसान कर लें बात को, देखें यूरो तो 5 लाख ही था, शुरू से 5 लाख है। यूरो चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि यूरो को तो हेज करना है। देखिए, आपने अगर कोई एसीसीए में पेमेंट करनी है, आसान कर लेते हैं बात को, आपने एसीसीए शुरू कर दिया साथ में सीए के साथ, और एसीसीए के एक पेपर की फी है 100 पाउंड। तो अब आप चाहे कोई भी हैजिंग पकड़े, चाहे मनी मार्केट पकड़े, फॉरवर्ड पकड़े, देखिए आपने हैज तो 100 पाउंड ही करना है ना। वो यूके वाली फिगर थोड़ी चेंज होगी, पाकिस्तानी फिगर चेंज होगी, कि आप हैजिंग नहीं करेंगे तो कहीं और खड़े होंगे, हैजिंग करेंगे तो कहीं और खड़े होंगे, फॉरवर्ड हैजिंग करेंगे तो कहीं और खड़े होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो इंटरनेशनल करेंसी तो सेम ही रहती है ना, इंटरनेशनल करेंसी थोड़ी चेंज होती है। लोकल करेंसी चेंज हो रही होती है, क्योंकि डिफरेंट हेजिंग टेक्निक से आंसर डिफरेंट आ रहा होता है। ये बिल्कुल सर, डिफरेंट मनी एक्सचेंज का आंसर डिफरेंट आएगा। आप नर्सरी से पाउंड बाय करने गए, डॉलर बाय करने गए, वहां डिफरेंट रेट है। अब आई आई चुंडी का रोड चले गए, वहां पे डिफरेंट रेट है, मगर फॉरेन करेंसी सेम है। ठीक है जी। चलें, गेन आ गया, कितना गेन आ गया जी, निकाल लेते हैं। 6850 का गेन आ गया। ये जहन में रहे, मैं लिख भी देता हूँ, मैं जानबूझ के नहीं लिखा था पहले, क्योंकि मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था आप लोगों से। ये जो हमने निकाला है, ये सारा काम यूएसडी में हुआ है। ठीक है जी। चलें, गेन ऑन फ्यूचर, फाइनली नेट कॉस्ट निकाल लेते हैं। स्टेप 4 जल्दी से खत्म हो गया, ये बस हमारे पास एंड हो गया। स्टेप 4 नेट कॉस्ट निकाल लें जल्दी से। नेट पेमेंट एंड सरप्लस यूएसडी। तो ये मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, नेट पेमेंट होता है वैसे, तो मैंने थोड़ा अपने हिसाब से बढ़ा दिया। अच्छा, एक हमें क्या करना है, एक्चुअल पेमेंट। अब वही पुरानी कहानी ध्यान में रख लें,
वही पुरानी कहानी जन में लिखने कि वो हमारे पास कितने पाउंड थे, कितने डॉलर थे, 6 लाख डॉलर है पाउंड पे करने के लिए, 6 लाख डॉलर है पाउंड पे करने के लिए, बस जल्दी से आ जाते। एक्चुअली जो हमने ट्रांजेक्शन करी है, एक्चुअली जो पेमेंट करनी होगी यूरो की 30 जून सितंबर के स्पॉट पे करनी होगी, वो स्पॉट रेट हमने निकाल लिया ऑलरेडी। 312 डिवाइड बाई 285, 312 डिवाइड बाई 285 बड़ा होगा ना यार रेट, 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अच्छा अब आप बोलो नहीं सर मैं तो 285 को 312 से डिवाइड करूंगा, आप करके देख लो। 312 को 285 से आप डिवाइड करके देख लो, गड़बड़ हो जाएगी। आप कहते हो नहीं यार मैंने ना 285 डिवाइड बाई 212 करना है, तो आप खुद सोचो, आपको खुद पेपर में फीलिंग आएगी यार ये क्या हो गया, ये रेट इतना गंदा कैसे हो गया, इतना खराब कैसे हो गया, इतना डिफरेंस कैसे आ गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये इतना खराब रेट कैसे हो गया। तो ऐसा नहीं है ये, जो है ना क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट रखना है ना। और लॉजिक भी है कि यूरो बड़ा है, यूरो महंगा है, यूरो बड़ा है, यूरो महंगा है, तो 1 यूरो में $0 आने चाहिए, ऐसा आंसर है जी, एक एक यूरो में $0 आने चाहिए। अच्छा खैर, एक्चुअल पेमेंट हमने जो करनी है वो स्पॉट पे कर ली, 1.0947 इंटू 5 लाख यूरो, कितना बन गया भाई, 547,350। अच्छा ये मैंने इतनी लंबी कहानी करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं वो अभी आपको शॉर्टकट बताऊंगा। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ रिवीजन कराने के लिए किया है, वरना अभी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अभी आपको रियलाइज हो जाएगा कैसे, रियलाइज हो जाएगा कैसे। गेन ऑन फ्यूचर्स कितना है, फ्यूचर से गेन आया तो कॉस्ट कम करेगा ना, पेमेंट में से कम कर देंगे ना, कॉस्ट कम हो जाएगी ना। अभी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, इतना आसान लगेगा, बोलोगे यार पेपर में ये आया पेपर में। अब जो मैं अगली बात करने जा रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि मैं शॉर्टकट कह के आगे चल सकता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता था कि कॉन्सेप्ट खराब हो जाए आपके। नेट पेमेंट इन योर, कितने की पेमेंट आई है नेट, माइनस करें देखें कि क्या हुआ, ये तो मैजिक हो गया। ये क्या हुआ, ये सेम कैसे आ गया, ये सेम कैसे आ गया। ठीक है फारूक, ये सेम कैसे आ गया, 540 500 तो ये भी था, ये सेम कैसे आ गई नेट पेमेंट। तो बता सकते हैं क्या लॉजिक, कैसे हुआ ये। इतना लंबी चौड़ी कहानी की बेसिस बेसिस के लिए मैंने टेबल भी बना दिया आप लोगों के लिए, और एट दी एंड जो है ना वो बात ये आ रही है कि जी वो सेम फिगर आ गई, ऐसे कैसे हुआ। को बता सकता है इसके पीछे रीजन क्या है। भाई सीन ये है कि मजे की बात यह है कि आपकी ट्रांजेक्शन डेट भी क्या है, 30 सितंबर। ऊपर इसने कहा 3 महीने बाद ट्रांजेक्शन होगी, 3 महीने बाद ट्रांजेक्शन होगी, यानी कि ट्रांजेक्शन डेट 30 सितंबर है। आज हम 30 जून को खड़े हुए थे ना, तो उस हिसाब से ट्रांजेक्शन डेट 30 सितंबर है, और ये सितंबर कॉन्ट्रैक्ट ही है, यानी कि सितंबर में ही एक्सपायर हो रहा है। तो चूंकि बेसिस जीरो होने का था, चूंकि बेसिस जीरो होनी थी हर हाल में, चूंकि बेसिस जीरो होनी थी, तो इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, नहीं गेन वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिस जीरो होनी है ना। यासिर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, बेसिस जीरो होने का मतलब क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल फोर पूरे पूरे बने, कोई डेसिमल नहीं आया, पूरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट बने, तो हम डायरेक्ट भी काम कर सकते थे, डायरेक्ट भी काम कर सकते थे। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते थे कि आप ये लंबी चौड़ी कहानी करते ही नहीं, आप कहते यार सिंस, ये एक नोट में लिखवा रहा हूँ, आप ये नोट भी लिख सकते थे कि सिंस ट्रांजेक्शन डेट एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट इज सेम, दैट इज 30 सितंबर, पेपर में टाइम बचाने के लिए। तो क्या हुआ इससे, देयरफॉर बेसिस विल बी nil एंड फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस। ये नोट समझ आ रहा है, या पेपर में ये नोट लिख के भी काम चला देते, टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या ख्याल है, सही है ना। ठीक है। अच्छा खैर, तो और दूसरा ये है कि यहाँ पे वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल फिक्स्ड है, 4 है, कोई डेसिमल में नहीं। तो डायरेक्ट नेट पेमेंट आ गई, बट पेपर में सेफ है, आप ये पूरी वर्किंग कर लो, सेफ है, सेफ समझते हो, क्योंकि पेपर में यार देखो आपको रिस्क नहीं लेना होता, रिस्क नहीं लेना होता। खैर नेट पेमेंट आ गई यूएसडी में, क्या कोई सरप्लस यूएसडी बचे, जल्दी बता दो, गेम खत्म करनी है।
क्या कोई सरप्लस यूएसडी बचे? 30 सितंबर को क्या सरप्लस यूएसडी बचे? क्या 30 सितंबर को कोई सरप्लस यूएसडी बचा है? जल्दी बता दें, जवाब दें। 6 लाख था ना? सही है। 60,000 नहीं है, 59,500 है। इसको कन्वर्ट कर लें। वो वही वाली लाइन आ जाएगी, रिसीव लेस। मल्टीप्लाई का केस है, इसको रुपी में कन्वर्ट करना है तो। स्मॉल रेट। अच्छा, कौन सा वाला रेट यूज करेंगे? अब एक सवाल है। फॉरवर्ड का रेट यूज कर लें, वही पहले जो यूज किया था। पहले जो यूज किया था वो यूज कर ले, पहले वाला 297। जवाब दे, 297 यूज कर ले, पहले वाला यूज कर ले, क्या जवाब दे? या नहीं? कौन सा वाला यूज करेंगे भाई? फॉरवर्ड का रेट बता दे भाई। 297 छोटा रेट है ना, 330 बड़ा रेट था। ये यूज कर ले जो पहले यूज किया था, पहले यूज किया था ना भाई। ये इथे इथे कहाँ, इधर ये 297 यूज हुआ हुआ। जवाब दे, यस और नो। यस और नो। 297 इस्तेमाल कर लेते हैं, पहले भी यूज किया था। नो 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 नो, अ बिग नो। A big no. Why? Because जब हम एक हेजिंग करते हैं तो दूसरी हेजिंग को बीच में नहीं लाते। फॉरवर्ड एक अलग हेजिंग है, फ्यूचर एक अलग हेजिंग है। जब हम फॉरवर्ड हेजिंग करेंगे, कर रहे थे, तो हमने फ्यूचर को नहीं देखा। इसी तरह जब फ्यूचर हेजिंग करेंगे तो हम फॉरवर्ड को नहीं देखेंगे। मनी मार्केट नीचे आएगी, इंटरेस्ट रेट देने ने, तो उस वक्त भी ना हम फ्यूचर को देखेंगे ना फॉरवर्ड को देखेंगे। जब हम एक हेजिंग कर रहे होते हैं तो सिट्रस वेरिएबल्स चलते हैं, अदर फैक्टर रिमेन द सेम। क्योंकि हमें अल्टीमेटली एंड में क्या करना है, किसी एक हेडिंग टेक्निक पे जाना है ना यार। ये तो मिक्स प्लेट बन जाएगी। उसने रिक्वायरमेंट में क्या बोला है आपसे? उसने रिक्वायरमेंट में आपसे बोला है कि भाई आप बता दो कि कौन सी हेजिंग टेक्निक से ज्यादा रिकमेंडेड है। तो भाई, मिक्स प्लेट नहीं बनानी है, मेरी बात समझ आ रही है? प्लीज ना, हमने प्रैक्टिस में कभी ऐसा किया ना, आई क्या पास पेपर करते हुए पास में ऐसा किया है, और ना हम आज ऐसे करेंगे। तो मेरा मसला हल करते हैं, मुझे बताएं आप कौन सा स्पॉट रेट यूज करूं। एक ही स्पॉट रेट गिवन है 30 सितंबर को। जी। कौन सा स्पॉट रेट यूज करूं? एक ही रेट गिवन है, 312 नहीं, है तो यूरो का है। 285। देखें ये हेजिंग में है ही यही। हेजिंग में है ही यही। देखें, अलर्ट रहना है यार, सिर्फ परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो। सिर्फ अलर्ट रहे बस पेपर में। ठीक है ना, परेशान नहीं हो। गलतियां अभी हो जाती है, कोई बात नहीं, अभी तो हम कर सकते हैं गलतियां, पेपर में नहीं कर सकते यार। पेपर में नहीं होंगी, बस अभी हो जाए कोई मसला नहीं है, अभी टेंशन की बात नहीं है, अभी सीखने के लिए बैठे हुए हैं। क्लियर है बात हमें भैया? आर वी क्लियर? ले दिस पॉइंट, इसको मैंने नोट कर लेना चाहिए अपने पास। ठीक है जी। अनवांटेड एरिया को मैं क्रॉप कर देता हूँ। चलें जल्दी से मनी मार्केट करके क्लास और सवाल भी एंड करते हैं, और क्लास भी एंड करते हैं। ठीक है जी। सॉरी, यहाँ कहाँ डाल दिया इसको मैंने? क्वेश्चन 3 तो ये है जी। ठीक है जी, बात समझ आई। ये हमने 3 भी यहाँ पे एंड कर दिया। क्लियर है? अच्छा, अब जल्दी से फाइनली मनी मार्केट पे चलते हैं। मनी मार्केट बहुत आसान सा होता है।
ठीक है, मनी मार्केट हेजिंग को करके एंड करते हैं, बल्कि ये वो हो ये रह गया यार। चलो चलो इसको भी कर लेते हैं अभी। 1 मिनट मुझे दे यार, वो कुछ। 1 मिनट मुझे दे। चलें जी, चलें जल्दी से मनी मार्केट करके एंड पे लेके जाते हैं इसको। थर्ड हेडिंग है मनी मार्केट हेजिंग। अच्छा जी, मनी मार्केट हेजिंग के लिए अगेन 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 जहन में रहे वही यूरो वर्सेस यूएसडी चल रहा है अभी। ठीक है ना, इसीलिए आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट की इन्फॉर्मेशन भी इसने आपको लिमिटेड दी हुई है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की इन्फॉर्मेशन दी है तो मनी मार्केट होगा। देखिए परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा, मनी मार्केट में कैसे स्टार्ट करते थे याद करें। याद करें पहला स्टेप क्या होता था, पेमेंट हो रही है ऑफ 500,000 यूरो। तो क्या करते थे हम पहले स्टेप में, फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी है तो क्या करते थे, फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी है तो क्या करते थे, क्या करते थे, क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट। ऐसा ही है, उसको सेटल करने के लिए, नॉक ऑफ करने के लिए हम क्रिएट करते थे फॉरेन करेंसी एसेट। ठीक है, अब बताएं कितना डिपॉजिट करेंगे, जल्दी से बताएं। जी, कितना डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करना पड़ेगा ना। पहले मैंने रूल लिख लिया, डिपॉजिट करेंगे किसमें, क्रिएट फॉरेन करेंसी यानी कि यूरो में, यानी कि बाहर। चलिए जल्दी से इसको निपटा देते हैं। यूरो में डिपॉजिट करेंगे, अच्छा कौन सा रेट यूज करेंगे। यूरो में दो रेट गिवन है इंटरेस्ट रेट के, देखें स्क्रीन पे। एक 5% है और एक 6.2% है। बताएं जल्दी से प्लीज। आसान है, आसान है, आसान है। मनी मार्केट आप खुद भी कर सकते हो मगर मैं कराऊंगा आपको। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं वो भी, और लाइव वाले भी। 2 मिनट जरा खुद ट्राई करें जरा। 2 मिनट खुद ट्राई करें, देखें मनी मार्केट से क्या आंसर आ रहा है। 2 मिनट खुद ट्राई करें जरा, चले देखें। अच्छा जी, तो कितना डिपॉजिट करना है, 500,000 को डिवाइड कर लें, कौन सा रेट यूज करेंगे, बिल्कुल सही है 5% यूज करेंगे, मगर 5% ही पूरे साल का है, पूरे साल का है, हमारी 3 महीने की हेजिंग है। तो क्या करेंगे, 1+0.05 डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 समझ रहे हैं, इंटू 3/12 भी कह सकते हैं, इंटू 3/12 भी कर सकते हैं। सही है ना, डिवाइड बाई 4 करना है, डिवाइड बाई 4 कर लो, इंटू 3/12 करना है, D1 12 कर लो, मैं डिवाइड बाई 4 कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आसान लग रहा है ये ना। तो कितना आ रहा है डिपॉजिट करना, 1+0.05 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 0.05 डिवाइड बाई 4 मीन्स 5% को 3/12 भी कह सकते हैं, क्योंकि 3 महीने की एजिंग हो रही है ना। जल्दी से बता दें क्या है, 4938 आ रहा है, 493827 एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो ये यूरो में ही आएगा। इतना पैसा डिपॉजिट करना है। अब ये पैसा डिपॉजिट करने के लिए क्या करें, ये देन मेरे यूएसडी के अगेंस्ट हो रहा है, ये देन मेरे पेमेंट ऑफ दिस अगेंस्ट यूएसडी, अगेंस्ट पीकेआर नहीं है हाँ? इसीलिए इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे पाकिस्तान का दिया हुआ ही नहीं है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट गायब है, ये डब्बा गायब है। सिर्फ यूरो और यूएसडी का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है आपको, पाकिस्तान का डब्बा दिया हुआ ही नहीं, पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ ही नहीं है।
तो डिपॉजिट करना है यूरो में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करने पड़ेंगे डॉलर। बोरो एंड देन ट्रांसफर मनी। ट्रांसफर फ्रॉम यूएसडी, यूएसडी से ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अब इसको यूएसडी में कन्वर्ट करना है, क्या करें? पे मोर है, इसे ट्रांसफर करना है यूएसडी से, मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, कौन सा रेट यूज होगा? वो सॉरी, मैं क्या कह रहा हूँ, पे मोर होगा रिसीव लेस होगा? ये सवाल है। जल्दी जल्दी बता दे, पे मोर रिसीव लेस। आपने यूरो खरीदने हैं, वहां पे डिपॉजिट करने के लिए, ऐसा ही है। क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट का मतलब था कि आपने डिपॉजिट करने हैं पैसे यूरो में। डिपॉजिट मीन वहां अकाउंट खोलना है, लिखा हुआ भी है डिपॉजिट हमने। तो डिपॉजिट करने के लिए अगर आपने यूरो में पैसे भेजने हैं, यूरो में पैसे भेजने हैं, तो बताएं जल्दी से, पे मोर हुआ, पे या रिसीव लेस हुआ? अगर आपने यूरो में यूरोप में पैसे भेजने हैं, यूरोप में पैसे डिपॉजिट करने हैं, यूरोप में पैसे डालने हैं, तो आप यहाँ यूरो बाय करोगे या सेल करोगे? प्लीज इस तरह सोचें। जी जवाब दें प्लीज। अगर आपने यूरोप में पैसे डालने हैं, यूरोप में अकाउंट खोलना है और यहां से पैसे भेजने हैं, तो आप यूरो बाय करेंगे सेल करेंगे? सवाल है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड जैन, सही कह रहे हैं अमूद इलियास। तो क्या हुआ, ये पे मोर हो गया, ये नाउ होगा, नाउ का मतलब है आज होगा, तो इसका मतलब है पे मोर होगा। मल्टीप्लाई विद कौन सा रेट, कौन सा रेट, कौन सा रेट? बिगर रेट। ठीक है, अच्छा वो यहाँ पे खैर वो इतना बड़ा मसला नहीं है। नाउ का मतलब समझते हैं, ये स्पॉट पे होगा काम, आज होगा। ठीक है, तो 493827 मल्टीप्लाई बाय 30 सितंबर का स्पॉट रेट गिवन है, 30 जून का, सॉरी 30 जून का स्पॉट रेट गिवन है, आज का स्पॉट रेट गिवन है 312 और 285। ओ माय गॉड, ये स्पॉट रेट तो यूरो यूएसडी में गिवन ही नहीं है, ये तो इस फॉर्म में गिवन ही नहीं है, ये तो इस फॉर्म में गिवन ही नहीं है। तो क्या किया था हमने, कोई मसला नहीं है, ऊपर देख चुके हैं ना यार। 300 डिवाइड बाई 278, ये हमें गिवन था ना स्पॉट रेट, यहाँ पे ये रहा नहीं, 30 जून का चाहिए, सॉरी 300 278, 300 278, 300 278, ये देखें गिवन है 30 जून का स्पॉट रेट। ये इस फॉर्म में गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, तुमने ही निकाला भाई रेट 1.0791। ठीक है, स्पॉट ऑन 30, जो कि हमने निकाला था 300 डिवाइड बाई 278, 1.079। ठीक है जी, वर्किंग हमने यहाँ लिख दी। चले मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ रहा है, कितने यूएसडी आपको बोरो करने पड़ेंगे? 493827, नहीं ये तो वो था, मल्टीप्लाई करें ना इसको 1.0791 से, 532889। अच्छा अब ये यूएसडी में आज बोरो करेंगे, मगर ये तो 3 महीने बाद सेटलमेंट होगी ना, तो क्या करना पड़ता है इस पे फिर हमें? ट्रांजेक्शन तो 3 महीने बाद होगी, हमने आज ही बोरो कर लिया, ट्रांजेक्शन तो 3 महीने बाद होगी, हमने आज ही बोरो कर लिया, तो इस पे क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, याद करें ऐसा होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। कितना? जब यूएसडी में इंटरेस्ट रेट देखें क्या चल रहा है, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, अमेरिका में सूदी रेट क्या चल रहा है? 6%। बड़ा रेट देखते हैं ना, बोरो विद हायर रेट, डिपॉजिट एट लोअर रेट, बोरो एट हायर रेट। 4.8 छोटा है, नहीं नहीं, इस पे बोरो नहीं हुआ होगा, बोरो 6 पे हुआ होगा, 6%, मगर ये पूरे साल का है ना, 3.12।
कितना बन गया? 7993 टोटल कॉस्ट। पूछ लें भाई, कोई सवाल है तो यार, प्लीज पूछ लें, खत्म हो रहा है ये। 889 है ना? पूछ लें भाई, कोई सवाल है तो यार। ठीक है, शॉर्ट अप्रोच में कम्युनिकेट कर दूंगा। तो मैंने शॉर्ट अप्रोच फॉरवर्ड में फ्यूचर में बताई थी। इधर तो लॉन्ग अप्रोच ही चलेगी। हाँ, फ्यूचर में शॉर्ट अप्रोच थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बेसिस जीरो होने की वजह से मैंने लिखवा भी दिया वैसे आप लोग की आसानी के लिए। मैं उसको रिकॉल करा देता हूँ। ये हो गया 540882। और क्या सरप्लस यूएसडी आए? यस, सरप्लस यूएसडी आए। ये हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। 540882 कितना हो गया जी? 59118। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है जी। यहाँ भी 285 से मल्टीप्लाई होगा या 297 से होगा इधर? जवाब दें। दो स्पॉटेड गिवन है ना? ये 278 से होगा, 285 से होगा, या 297 से होगा? अच्छा वो, ओके ओके ओके। ओके जहरा, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। 278, 285, 297, थ्री रेट्स आर गिवन। पीकेआर यूएसडी के लिए देखें, दिए हुए तीन रेट, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है। ऑब्वियसली जैन बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 30 सितंबर को हमारे इतने पैसे बच जाएंगे, बच जाएंगे। 30 सितंबर की बात हो रही है, 30 सितंबर को इतने पैसे बच जाएंगे, 30 सितंबर का लाइक टू लाइक वो रेट यूज कर लेंगे। कितना आ रहा है? 16844 630। चलें जी, क्लियर है बात हमें। तो कौन सबसे बेस्ट है जी? कौन सबसे बेस्ट है इन सब में? जवाब दें। हाँ जी, कंक्लूजन बता दें क्या होगा? कहाँ से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं ये देख लें आप। जी, तो देख लेते हैं सबको। फ्यूचर में 16957 500 मिल रहे हैं। मनी मार्केट में 16844 630 मिल रहे हैं। और यहाँ पे 15384। सबसे ज़्यादा पैसे, पैसे ज़्यादा रिसीव का केस है ना, रिसीव ज़्यादा कहाँ पे आ रही है? आई थिंक ये फ्यूचर में आ रही है। तो फ्यूचर इज रिकमेंडेड आई गेस। हम एक लाइन लिख देते हैं एंड में। फ्यूचर हेजिंग ऑन फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है जी, ये यहाँ भी लिख देते हैं। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स अलग होते हैं, मगर फाइनेंशियल फैक्टर्स तो कह रहे हैं कि फ्यूचर हेजिंग के थ्रू जाना चाहिए। हाँ जी, फाइनली सवाल कंप्लीट हुआ जी। कुछ बात समझ आई आपको? अच्छा, शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखें, जब भी आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट कोड का मसला हो ना,
तो आप ये करें, मैं रिपीट कर रहा हूँ ज़रा, आप चेक कर लें, ये मैंने बात जो पहले की थी ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। आप छोटा सा काम कर लें, इतना सा काम कर लें, इतना सा काम करना है बस। जो दो करेंसी गिवन है आप उसको लिखें इस तरह रेशियो बना के, और फैसला कर लें कौन वन है, उनमें से कोई एक वन होगा। जरूरी नहीं है ये वाली करेंसी हमेशा जो सीधे हाथ पे है वो वन हो, उल्टे हाथ वाली करेंसी भी वन हो सकती है, डिपेंड करता है लिखा कैसे। ये बात समझ आ रही? हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड नहीं देख रहे हैं, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि गेम क्या है, मल्टीप्लाई का केस है, डिवाइड का केस है, हम पहले ये आइडेंटिफाई कर लें। तो जैसे हमने यहाँ पे शुरू में आइडेंटिफाई किया था कि ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये, ठीक है, तो जाके ये एक्स निकलेगा। जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन बना के भी देखा कि एक्स निकालने के लिए आपस में रेट मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा 2 मिनट के लिए उल्टा कर लेते हैं, अभी सवाल चूंकि हो गया है, तो मैं उल्टा कर रहा हूँ। लेट से ऐसा नहीं होता, ऐसा होता, ऐसे ही समझाने के लिए जरा ये आप चेक कर लें। लेट से ये केस होता, अब क्या होता, अब ये कौन सा केस बन गया, कि अभी भी ये मल्टीप्लाई का केस है, कि अभी भी ये मल्टीप्लाई का केस है। अब इक्वेशन क्या बन रही है, 5 लाख मल्टीप्लाई होगा इस वन से, तो ये हो जाएगा 500,000 इंटू वन इज इक्वल टू एक्स इंटू 1.8 के क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है आपस में इस तरह मल्टीप्लाई होता है, तो 1.888 यहाँ से होगा। तो अब इसका मतलब एक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है ये एक्स निकालने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या करूंगा मैं, तो मल्टीप्लाई विद बिग रेट नहीं करूंगा, फिर मैं कहूंगा डिवाइड विद स्मॉल रेट। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो ये आपको ये रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बेस पे फैसला करना होगा। अच्छा वन क्या है, इसके लिए बहुत आसान है, इसके लिए नीचे देख लें, एक्सेल देख लें। ये देखें नीचे मैंने एक्सेल पे यहाँ बता दिया था। लेकिन जिस चीज के साथ स्लैश लगा होता है ना, ये वो वन होती है, ये वाली। जैसे ये पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट, इसी तरह यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्लैश जिसके साथ लगा हुआ है पर आर। आप देख रहे हैं 1 घंटे का रेट 45 पर लीटर। अब मैं आपको एक सामने एक रेट लिखता हूँ, आप मुझे बताइएगा ये क्या है। ये SAR सऊदी रियाल स्लैश PKR, इसमें बताएं कौन वन है, इस पे बताएं कौन वन है। हाँ PKR वन है, इसमें कौन वन है, यूएन स्लैश USD में। ठीक है, बात समझ आ रही, USD वन है। तो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ इस पे मैं एक वर्कशॉप भी करा दूँ फॉरेक्स पे। आप लोग दुआ करें, टाइम निकला है तो मैं उसमें भी इस तरह की छोटी छोटी इलस्ट्रेशन पे भी बात कर लूंगा, और ये पूरा आपको टेक्निक्स रिवाइज भी कर दूंगा। ऐसे तो इस सवाल से काफ़ी हमारा रिवीजन हो गया है, मगर स्टिल जो बेसिक चीज़ें उसको कर लेंगे। ठीक है, चलें यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। परेशान नहीं हो, मैं डिटेल में इसलिए सॉल्व कराता हूँ ताकि बहुत सारे फैक्टर कवर हो जाए। अच्छा और मनी मार्केट फ्यूचर में बस एक पॉइंट था कि चूंकि ट्रांजेक्शन डेट और कॉन्ट्रैक्ट डेट दोनों सेम थी, तो फिर उस केस में हम कह सकते हैं कि बेसिस जीरो होने की वजह से हम डायरेक्ट काम कर सकते थे, ये पूरा डब्बा बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट चाहता तो रेट रेट उठा के लिख देता। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नमाज का टाइम भी हो गया, अजान हो रही है। और ये अगर आपको समझ आई हैं चीज़ें तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा कुछ टाइम में यूट्यूब पे, तो आप और लोगों से भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़।